चलिए अब बात है नहीं आगे। आज हम इसमें IUPAC शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सबको याद हो गया होगा क्रियात्मक समूह और उनके प्रीफिक्स और सफिक्स, इनकी जरूरत अभी हमको आगे लगने वाली है। तो मैं पूछूंगा तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कौन से क्रम में है, और इनका अगर कार्बन को शामिल करना है तो प्रीफिक्स क्या आएगा और सफिक्स क्या आएगा, और नहीं कर रहे हैं तो प्रीफिक्स क्या आएगा, सफिक्स, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आगे। एक बार मैं बता देता हूं आपको, फिर भी 5 मिनट में रिकॉल करा देता हूं। क्रियात्मक समूह COOH है, इसका मतलब इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह। क्या बोला जाता है? अब इसमें कार्बन को अगर आप शामिल करते हैं तो वो कोष्टक में जो लिखा है इसका मतलब है इस कार्बन को हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल किया है, तो उसके हिसाब से इसका जो पूर्वलग्न नहीं होता है, अनुलग्न होता है OH अम्ल। अगर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह क्रियात्मक समूह में कार्बन को कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं करते, कब? जब IUPAC बनाएंगे तब हम इसका प्रीफिक्स लेंगे कार्बोक्सी और अनुलग्न लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसी प्रकार दूसरा क्रियात्मक समूह है COOR एस्टर, जी की हम उधर पढ़े थे बसा वाले में। और अगर इस शामिल करते हैं कार्बन को तो इसमें प्रीफिक्स होता नहीं है और सफिक्स होता है एल्किल OH। और अगर कार्बन को शामिल नहीं करते हैं तो एस्टर में पूर्व लग्न होता है कार्ब एल्कोक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनिल, 2 होते हैं। और इसी प्रकार अनुलग्न होता है एल्किल कार्बोक्सिलेट। तीसरा क्रियात्मक समूह है COX, जिसको हम बोलते हैं, X मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन में लाइक हेलाइड कोई सा भी हो सकता है, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजन में आते हैं। ठीक है, और अम्ल हेलाइड बोलते हैं इसको COX। अगर शामिल करते हैं तो पूर्व लग्न नहीं है, अनुलग्न होता है ऑयल हेलाइड। पूर्व लग्न पहले लगता है, अनुलग्न बाद में लगता है। COX में कार्बन को शामिल नहीं करते हैं तो पूर्व लग्न हेलोफॉर्मिल और अनुलग्न कार्बोनिल हेलाइड। चौथे नंबर का क्रियात्मक समूह है CONH2, इसको बोलते हैं एमाइड क्रियात्मक समूह। कार्बन को अगर शामिल करते हैं तो पूर्व लग्न कुछ नहीं होता है, अनुलग्न एमाइड होता है। अगर इसमें कार्बन को शामिल नहीं करते हैं तो पूर्व लग्न कार्बोमाइल होता है और अनुलग्न कार्बोक्सामाइड होता है। इसी प्रकार चौथे नंबर का क्रियात्मक समूह है CN, जिसको हम बोलते हैं साइनाइड। अगर शामिल करते हैं कार्बन को तो पूर्व प्रीफिक्स नहीं होता है और सफिक्स होता है नाइट्राइल। कार्बन को शामिल नहीं करते हैं तो पूर्व लग्न होता है साइनो, अनुलग्न होता है कार्बोनाइट्राइल। इसी प्रकार 6 नंबर का क्रियात्मक समूह है NC, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। शामिल करते हैं कार्बन को तो पूर्व लग्न नहीं होता है, अनुलग्न आइसोनाइट्राइल होता है। शामिल नहीं करते हैं तो पूर्व लग्न आइसोसाइनो होता है, अनुलग्न कार्बिल एमीन या कार्बिल एमिनो या फिर कार्बिल एमीन होता है। और 7वें नंबर का क्रियात्मक समूह है CHO, जिसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर आप कार्बन को शामिल करते हैं तो पूर्व लग्न ऑक्सो है, अनुलग्न एल है। नहीं करते हैं कार्बन को शामिल तो पूर्व लग्न फॉर्मिल है और अनुलग्न कार्बोल्डिहाइड है, कार्बोल्डिहाइड। इसके बाद 8वें नंबर का क्रियात्मक समूह है CO, जिसको हम कीटोन बोलते हैं। अगर कार्बन को शामिल कर रहे हैं तो पूर्व लग्न कीटो या ऑक्सो आता है, नहीं कर रहे हैं तो अनुलग्न आएगा ऑन। ठीक है, इसके बाद 9वें नंबर का है क्रियात्मक समूह है OH, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं। इसका सिंगल होता है, पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी और अनुलग्न होता है ऑल। उसी प्रकार NH2 एमीन है क्रियात्मक समूह, इसका पूर्व लग्न एमिनो, अनुलग्न एमीन। थोड़ा सा अंतर है, डबल बॉन्ड आप जानते हैं एल्कीन पहले ना पहले आएगा, इसका पूर्व लग्न कुछ नहीं होता, अनुलग्न इन होता है। इसी प्रकार आयन आएगा, आयन में पूर्व लग्न कुछ नहीं होता है, अनुलग्न जो है आयन होता है। और आखिरी वाला है R मतलब एल्किल है और O मतलब ईथर है यहाँ पर। ठीक है, एल्किल ईथर है या इसको हम ईथर क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और इसी प्रकार इसका पूर्व लग्न होता है एल्कोक्सी और अनुलग्न आएगा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे हम IUPAC में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक जो लगा था अभी, उसका मतलब में दर्शाए गए कार्बन का मतलब होता है कि यह कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल किया गया है, और जिसमें कोष्टक नहीं लगा है मतलब उसको कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें R- जो कि यहाँ पर R- लगा है, वैसे तो R अकेला होता है एल्किल या मूलक, अगर R- लगा है तो इसका यहाँ पर मतलब होता है छोटा वाला एल्किल समूह। जब एक ही यौगिक में 2 एल्किल होंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उसमें इसका मतलब क्या है,
छोटा एल्केल समूह। अगर आर होता सिंगल तो इसका मतलब है एल्केल या मूलक, ठीक है। दो होते हैं तो इसको एक को हम आर लिखते हैं, एक को आर डैश लिखते हैं, तो आर डैश का मतलब छोटा वाला, आर का मतलब बड़ा वाला, ठीक है। इसकी जरूरत लगेगी आगे, तो आर डैश का मतलब भी समझ में आ गया, ठीक है। आगे ये प्रतिस्थापी और क्या होता है इसको भी हम आगे बताएंगे। इस डैश आर जो होता है ये एल्केल होता है रेडिकल, और ओ आर जो होता है एल्कोक्सी होता है। ये एक्चुअली में ओ आर ये वाला ही है, ओ आर इसको ऐसा लिख दिया है और इसका पूर्व नाम ले लिया है एल्कोक्सी, ठीक है। एल्केल आप जानते ही हो। इसमें NO2 जो है ये नाइट्रो है, और ये नाइट्रो NO2 किसका है? अच्छा इसमें नहीं है, वो अलग से है, याद रखना। NO2 नाइट्रो लेंगे, इसके लिए पूर्व लग्न, ये तीनों के पूर्व लग्न आप याद रखना, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू अब यहाँ से होता है हमारा IUPAC। इसका कैसे बनाते हैं और इसका अंग्रेजी में नोमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार ये भी पूछ लेता है, तो अब याद रखना। इस पद्धति की शुरुआत 1930 में जिनेवा में हुई थी। कहां पर? जिनेवा में हुई थी। अतः इसको एक और नाम है, इसको जिनेवा पद्धति भी बोला जाता है। क्या नाम है इसका? जिनेवा पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार विभिन्न जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण करके उन्हें वर्गीकरण किया गया है। देखिए IUPAC नाम बनाने का एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट ये है, अगर ये आपको याद है तो सारे बना सकते हैं, और इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। सबसे पहले किसी भी यौगिक का आप IUPAC नाम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका पूर्व लग्न या प्रीफिक्स आता है। क्या आता है? फिर उसके बाद उसका जो मूल शब्द होता है, ये मूल शब्द क्या होता है मैं बताया था, कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द बनते हैं। जैसे कि एक कार्बन अगर है तो उसको मैथ बोलते हैं, दो है तो एथ बोलते हैं, तीन है तो, समझ रहे हो, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये मूल शब्द आएगा, फिर इसके बाद सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा पूर्व लग्न, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? मूल शब्द उसका कार्बन की संख्या के आधार पर। तीसरा उसका प्राथमिक अनुलग्न आएगा। ये प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है ये भी बताएंगे। फिर दूसरा द्वितीयक अनुलग्न आता है, ठीक है। तो ये चार शब्द अब याद रखेंगे। सूत्र में क्या क्या आता है? पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राइमरी, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। क्या होता है पूर्व लग्न? तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े प्रतिस्थापी के अनुसार पूर्व लग्न लिया जाता है। तो मुख्य श्रृंखला में जुड़े प्रतिस्थापी, अब ये प्रतिस्थापी क्या होता है थोड़ी देर बाद हम बताते हैं, वैसे भी बता देते हैं। प्रतिस्थापी लाइक दैट एल्केल या मूलक। प्रतिस्थापी का मतलब एल्केल या मूलक, समझ रहे हो? आगे और क्लियर हो जाएगा। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े प्रतिस्थापी के अनुसार कौन आता है? पूर्व लग्न। तो ये चीज याद रखना, पूर्व लग्न किसके अकॉर्डिंग आएगा? प्रतिस्थापी के अनुसार। किसके अनुसार? कितने उस यौगिक में प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी मीन्स एल्किल या मूलक। प्रतिस्थापी मीन्स। फिर है हमारा मूल शब्द तो कार्बन की संख्या पे आ ही जाएगा। फिर प्राथमिक अनुलग्न है, ये कह रहा है यह कार्बन श्रृंखला की संतृप्तता या असंतृप्तता दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक अनुलग्न का मतलब ये है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके अकॉर्डिंग आएगा वो। प्रेफरेंस में कौन आता है सबसे पहले? अरे अभी इस चार्ट में हमने देखा था, कौन था सबसे पहले? कौन था? डबल बॉन्ड था, फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्रेफरेंस में पहले डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें लिखा है अगर आपके पास कोई यौगिक है उसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके लिए इन शब्द यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? अगर डबल है तो, सॉरी सिंगल है तो एन लगाएंगे, डबल है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल है तो आइन लगाएंगे, ठीक है। द्वितीय अनुलग्न यह क्रियात्मक समूह के अनुसार दिया जाता है। उसमें अगर यौगिक में पीछे क्रियात्मक समूह, ये जो चार्ट में 13 है उनमें से कोई सा भी क्रियात्मक समूह होगा उसके हिसाब से लगाया जाता है। मूल शब्द बता ही चुके हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर या कार्बन परमाणुओं की संख्या के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अभी एक दो हम बता देंगे, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? मूल शब्द आपको समझ में आ ही गए होंगे, पहले भी बता चुके हैं। ये मूल शब्द है कार्बन की संख्या के आधार पर, आपको पहले से पता है। IUPAC नामकरण के कुछ रूल्स हैं, ये रूल हमको याद रखना पड़ेगा, इनके हिसाब से हम IUPAC बनाते हैं। और रूल याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 2-4 बार कर लीजिए, नियम रूल सब याद अपने आप रह जाएंगे, अपने आप IUPAC बनने लगेंगे, देखकर भी बता सकते हो, इतना अच्छे से हो जाएगा।
पहले मैं बता देता हूं और साथ में हम फिर एक एक नियम भी लेते जाएंगे और नियम को एग्जाम्पल से भी बताते जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, अच्छे से देखते चलना, सब हो जाएगा। आईयूपीएससी जब भी हम किसी यौगिक का बनाएंगे तो सबसे पहला क्या किया जाता है, उसमें सबसे लंबी निरंतर कार्बन सीरीज का चयन किया जाता है। तो उस कोई भी यौगिक हमको दिया रहेगा, अभी हम ये बता रहे हैं आपको, अभी इतना देख लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो होगी उसको हम सिलेक्शन करेंगे। और दूसरा नियम, दूसरा रूल आप ये याद रखेंगे, श्रृंखला में जितने भी एल्केली मूलक है जिसको हम प्रतिस्थापी बोल रहे हैं, उनको हम न्यूनतम अंक देते हैं, मिनिमम अंक दिया जाता है। ये उदाहरण से समझ में आएगा, अभी आप याद रखिए, श्रृंखला में प्रतिस्थापी को क्या न्यूनतम अंक दिया जाए, कितना न्यूनतम मतलब कम से कम अंक दिया जाता है। तीसरा रूल है, यदि अगर उसमें एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हैं मौजूद, एक से ज्यादा एल्केली मूलक हैं, तो उनका अंकन मतलब नंबरिंग जो है इस प्रकार की जाती है कि उनका जो योग होगा, मतलब कि उनका जोड़ होगा, वो न्यूनतम होना चाहिए। तीसरा है, श्रृंखला के नामकरण में जो प्रतिस्थापी का नाम है उसका पोजीशन सहित, स्थिति सहित मूल शब्द लिखा जाता है, मूल शब्द के पहले लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी का जो नाम होगा, जैसे मान लो CH3 अगर CH3 जुड़ा है प्रतिस्थापी में, तो उसका जो नाम होगा वो स्थिति सहित आएगा कि कौन से नंबर पर वो जुड़ा है। अगर दूसरे नंबर पर जुड़ा है मैथिल तो 2 मैथिल आएगा, क्या आएगा 2 मैथिल। फिर चौथा है, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा प्रतिस्थापी 2 या ज्यादा बार उपस्थित हैं, तो फिर 2 अगर हैं, 2 एथिल है मान लीजिए, तो डाई लगेगा, क्या लगेगा, 2 मैथिल है तो डाई मैथिल लगेगा, 3 है तो ट्राई लगेगा, 4 है तो टेट्रा लगेगा। तो डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों का यूज किया जाता है, डिपेंड करता है वो कितनी बार है, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। अभी उदाहरण से साफ क्लियर हो जाएगा, अभी देखते चलो। आगे है, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो उनकी पोजीशन जो है वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है। ये वर्णमाला क्रम क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस होता है। अगर उसमें कोई यौगिक है और उसमें मेथिल और एथिल दोनों हैं, तो एथिल का ई पहले आता है वर्णमाला के अकॉर्डिंग मेथिल के एम से, तो पहले किसको लिया जाएगा, एथिल को लिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये वर्णमाला क्रम होता है। आगे हम ये भी बता देंगे। नेक्स्ट है, कार्बन श्रृंखला का अंकन मतलब नंबरिंग जो होती है वो इस प्रकार की जाती है कि क्रियात्मक समूह को मिनिमम जो है स्कोर नंबर जो है मिल सके। मतलब नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्रियात्मक समूह अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको कम से कम अंक मिले, दूर दूर तरफ से नहीं करेंगे। अभी ये सारे नियम उदाहरण से क्लियर होंगे। अगला और लास्ट है, यदि श्रृंखला में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह मौजूद है तो उसमें वरीयता क्रम के अनुसार क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाएगा। ये वरीयता क्रम वही है, प्रेफरेंस क्रम जो चार्ट था, सारणी में जो पहले आता है उसको हम मुख्य कार्बन क्रियात्मक समूह मानेंगे। अगर मान लो एक यौगिक है उसमें 2 क्रियात्मक समूह आ गए, मान लो एक में है अम्ल भी है और OH अल्कोहल भी है, तो उसमें वरीयता क्रम में पहले कौन आता है, अम्ल आता है, तो अम्ल को हम मुख्य क्रियात्मक समूह मान लेंगे, बाकी का जो बचा हुआ क्रियात्मक समूह है उसको हम प्रतिस्थापी में काउंट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम क्लियर, ये चीज हल्की फुल्की समझ में आई होगी। अभी हम प्रैक्टिकली एक एक को ये साथ के साथ नियम इंप्लीमेंट करके बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो पहला हम नियम देख रहे हैं, जैसे पहला नियम था इसमें क्या था, सबसे लंबी निरंतर कार्बन श्रृंखला को लेना, और दूसरा क्या है, प्रतिस्थापी को कम से कम अंक देना। तो पहला नियम तो हम, पहला रूल क्या है, सबसे पहले मान लो कोई यौगिक दे दिया, ये यौगिक दे दिया आपको CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 और CH3 CH3, ये आपको यौगिक दे दिया, बोला इसका IUPAC नाम बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, सबका नियम आप समझिए, उसका प्रोसेस आप अच्छे से समझिए। सबसे पहला नियम ही, हम नियम से ही चलेंगे, जो 7 स्टेप हमने देखी अभी, 7 पॉइंट, वो 7 पॉइंट हम सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या था हमारा, तो उसमें सबसे ज्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना है। किसको चुनना है, तो आप देखिए ऐसी कोई सीरीज बनाइए कि उसमें सबसे ज्यादा कार्बन शामिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम सीरीज बनाएंगे, ये सबसे ज्यादा जो कार्बन थे वो शामिल हो रहे हैं इसमें, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक मिनट सॉरी, आप देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही बन रही है बेटा, सबसे ज्यादा कार्बन काउंट हो रहा है ना इसमें, 7 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, तो पहला चरण तो यही है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लीजिए आप। अब चुन ली हमने, अब दूसरा पॉइंट क्या था,
अगर श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी है तो उसको न्यूनतम अंक देना है। अब देखिए क्या होता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो चुन ली, लेकिन नंबरिंग कहां से करें ये डिसाइड कौन करेगा? भाई नंबरिंग दो तरीके से हो सकती है, दो प्रकार से। आप यहां से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाले को पहला नंबर मिलेगा और ये वाले को आखिरी मिलेगा। अब नंबरिंग वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन सही कौन सी है सर, कहां से करें? तो ये डिसाइड कौन करेगा? उसमें उपस्थित प्रतिस्थापी। कौन करेगा? भाई हमने कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, लेकिन इसमें दो प्रतिस्थापी छूट गए ना, आप देख पा रहे हैं। अरे छूट गए कि नहीं? और दूसरा नियम यही कह रहा है कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम नंबरिंग आप वहां से करिए जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, वो सही मानी जाएगी। ज्यादा नंबर मिल रहा है तो गलत मानी जाएगी, या गलत IUPAC माना जाएगा आपका। कम आप दोगे तो उसको सही माना जाएगा। तो कई बच्चे यहां से कर सकते हैं। देखिए 1 2 तीसरा, इस वाले प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिल रहा है? न्यूनतम 3 मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है? 1 2 3। अब इनमें इस वाली पोजीशन में तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाई चांस अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या हो रहा है, दोनों की नंबरिंग दोनों तरफ से क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसमें तो सही माना जाएगा। मान लो किसी पे दूसरे नंबर पर होता, तीसरे पे, तो फिर कहां से करते? जिसको 2 नंबर मिल रहा है वहां से नंबरिंग करते उस साइड से। अरे आ रहा है समझ में? मान लो यही अगर एल के लिए मूलक इस पे लगा होता तो नंबरिंग फिर इस साइड से होती, क्योंकि उसको कम से कम नंबर देना है एल के लिए, उसको प्रतिस्थापी को। समझ पा रहे हो? इसमें तो दोनों बराबर नंबर पे, कहीं से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो? तो जहां दोनों सही है, आप वहां से भी बनाओगे तो भी IUPAC सही बनेगा, यहां से बनाओगे तो भी सही बनेगा। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट कर दिया भैया नंबरिंग, मान लो कहीं से भी कर दो दोनों का सेम आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब कह रहा है प्रतिस्थापी का नाम स्थिति सहित मूल शब्द के पहले। तो मूल शब्द क्या आएगा ये डिसाइड कौन करेगा? कार्बन की संख्या। भाई कार्बन कितने हैं? 7। मूल शब्द 7 के लिए क्या लगेगा? बता हेप्ट क्या लगेगा? लेकिन हेप्ट मतलब मूल शब्द से पहले कौन आएगा? स्थिति सहित प्रतिस्थापी आएगा। मूल शब्द हेप्ट तो हमने लिखा, हेप्ट लिखा, और सिंगल बॉन्ड है सब में। क्रियात्मक समूह कौन है? एल्केन। कौन है? अरे एल्केन का आखिरी में अनुलग्न कौन आएगा? एन। तो इसमें लगा दिया तो हेप्टेन हो गया। लेकिन इससे पहले कौन आएगा? प्रतिस्थापी आएगा स्थिति सहित। प्रतिस्थापी 2 हैं, एक जे वाला जो कार्बन श्रृंखला में छूट जाता है, जिसको शामिल नहीं किया जाता है, वो प्रतिस्थापी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक ये है और एक ये है। प्रतिस्थापी को लिखना है मूल शब्द से पहले और स्थिति सहित। स्थिति सहित पोजीशन भी बताना है कि कितने नंबर के कार्बन पे वो जुड़ा है। तो कितने नंबर पे है? एक 3 नंबर पे है और एक कितने पे है? ये 5 नंबर पे है। तो हम लिखेंगे उसमें 3 5। क्या लिखेंगे? 3 मतलब तीसरे नंबर पर, 5 मतलब 5वें नंबर पर, और 2 है तो दो के लिए शब्द क्या आता है? डाई। और कौन है? CH3 है, मतलब मैथिल है। कौन सा है? तो हम लिखेंगे 3 5 डाई मैथिल। तो 3 5 डाई मैथिल, और ये तो मैं बता ही चुका हूं। समझ में आ रहा है? हेप्टेन क्यों आया? 7 कार्बन थे, मूल शब्द के हिसाब से हेप्ट आ गया, और सिंगल बॉन्ड था पूरे में तो एन आ गया। एन का अनुलग्न आखिरी में लगेगा। ठीक है, क्लियर है? और आपको पता है एल्केन का पूर्व लग्न होता नहीं है, इसलिए आगे नहीं लगा, पीछे ही लगाया, अनुलग्न नहीं होता अकेला। अरे क्लियर है? ये चार्ट का काम कमाल है, इसको याद करना है आपको, उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये तो हमारा एक ऐसे बनाते हैं, एक मोटा मोटा, बाकी जैसे जैसे हम 7 नियम कर लेंगे अब तो पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगला आप ट्राई करिए, इसको आपको बनाना, मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए प्रैक्टिस, इसका नाम आप उसमें मत करिए, आप मौका भी बता सकते हैं अगर इसको आपने सन से, बिल्कुल सेम बनेगा। ये यौगिक है, इसका नाम क्या बनेगा? अपना अपना लिख लो, नोट पे लिख लो, अभी मैच कर लेना। अपना अपना लिख लो, अपना अपना लिख के बताओ उस पर रफ पे, फिर अभी मैच कर लेना। पहली बात तो आपको हवा में तीर नहीं मारना है, पहले नंबरिंग करनी है। डिसाइड ये करना है नंबरिंग कहाँ से ठीक होगी।
हमने करके दे दी, वही तो बताना है कि देखिए अगर आप यहाँ से करते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से इसको 7वां मिलेगा, यहाँ से इसको 7वां मिलेगा, लेकिन सुन लो, यहाँ पे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक इस साइड से मिल पा रहा है कि इस साइड, इस साइड से मिल रहा है, तो इसलिए इस साइड से जो नामांकन होगा वो गलत माना जाएगा, यहाँ से सही, ये जो टिक लगा है, तो इसी हिसाब से आईयूपीएससी बनेगा। तो आईयूपीएससी क्या बनेगा बेटा, देखो तीसरे नंबर पे कौन है प्रतिस्थापी, क्या है C2H5 एथिल है, ये कौन है, तो 3 एथिल क्या बनेगा, और ये कितने नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे, 3 एथिल 5 मेथिल, और कितने कार्बन है 7, तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, 3 मेथिल 5 एथिल, लेकिन अभी गड़बड़ करोगे, हालांकि अनफॉर्चुनेटली एथिल का वर्णमाला क्रम में एथिल का ई पहले ही आता है, मेथिल का एम पहले ही आता है, तो मेथिल बाद में ही आएगा, तो सही क्या बनेगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये सही है। अगर आपने काउंटिंग इधर से कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा, यूपीएससी बनेगा 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन, जो कि गलत माना जाएगा है? मेथिल तो कहाँ है, ये एथिल है भैया, ये मेथिल है, तो ये कहीं तो है, C2H5 भी तो है, चाहे उसको ऐसा लिख दो चाहे वैसा लिख, एल्किल या मूलक, तो ये कौन है, ये तो थोड़ी ना होता, अकेला थोड़ी ना होगा, ये तो C2H5, इसकी जगह C2H5 भी लिख सकते हैं। अरे आ रहा है समझ में है, ठीक है। और ये वाला ध्यान रखना, ये इसलिए भी सही है, ये वाला इसलिए भी गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबरिंग में गलत हो जाता है, यहाँ से अगर दोगे तो ये प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक नहीं मिल पाएगा, ये तो यहाँ से 1 2 3 नहीं, देखो यहाँ पे ये एक चीज और नई सीखने को मिल रही, तीसरे पे यहाँ नंबरिंग मिल रही है इसको, तीसरे पे ईथर मिल रही, अब दोनों आ गए हैं 3 नंबर पे, लेकिन एक पे एथिल लगा एक पे मेथिल लगा है, तो अब नंबरिंग कहाँ से करें, अब उसमें तो दोनों सेम थे भैया, ये कहीं से भी कर लो, दोनों सही थे। अब यहाँ पे लगेगा वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लगेगा कि उसमें भी पहले प्रेफरेंस किसको देना है, जो अल्फाबेट में पहले आएगा, तो एथिल ई से आता है, इथाइल लिखते हैं हम, तो ई, और मेथिल में एम आता है, तो इस दोनों में पहले कौन आता है, तो नंबरिंग फिर वहीं से होगी, कहां से होगी, और नाम में भी पहले कोई आए, तो इसलिए हमने 3 एथिल लिया, समझ पा रहे हो आप। अब कोई लोग यहाँ गड़बड़ ये मत कर देना सर, ये CH3 है, ये पहले आता है, ये एथिल है, ये मेथिल में, अल्फाबेटिकल क्रम, समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा समझ में है? क्योंकि अभी कह रहा था ये शिवम पाल कह रहा सर यहाँ से होगी नंबरिंग, अरे नंबरिंग तो बराबर है बेटा, दोनों नंबर तो दोनों प्रतिस्थापी को दोनों ही मिलता, वो जो सीक्वेंस में नाम पहले आया वो वर्णमाला क्रम लग गया यहाँ। इसका आईयूपीएससी बताना जरा क्या होगा, इसका देख के ही बता सकते हो। हाँ हाँ, क्या बनेगा, है? क्या बनेगा, इतना मार मारूंगा रे, अरे 2 नंबर पे मेथिल है, और मैथ है प्रोप, या मैथ है प्रोप, 2 मेथिल प्रोपेन, या सामान्य नाम आइसोब्यूटेन है, इसका आईयूपीएससी 2 मेथिल प्रोपेन। अरे तो भैया लिख दो और अच्छे से, तो लिखा तो है ना नंबरिंग का 2 मेथिल लिखा तो है, प्रतिस्थापी मेथिल ही तो लिखा है, यार पागल है क्या, नंबरिंग कार्बन के हिसाब से ना, 3 है ना, 3 के हिसाब से फिर हो पाएगा, उधर 7 थे। चलो इसका बताओ, इसका क्या बनेगा, नंबरिंग यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि प्रतिस्थापी को यहाँ ज्यादा नंबर मिल रहा है, 1 2 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ से दूसरा मिल रहा है, जहां से कम मिले वहां से कर दो, 2 मेथिल ब्यूटेन 4 कार्बन, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। अब बनेंगे तुमसे, सब बनेंगे, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था लेकिन बनेंगे। अब इसमें ट्राई करिए, इसका नाम बताइए क्या बनेगा, जल्दी बताओ।
अरे पागल हो गया, 2 मैथिल लिख रहा दूसरे नंबर पे, डाई मैथिल हो जाएगा। 2 भाई 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, पोजीशन सही। 2 डाई मैथिल एथेन प्रोपेन, सॉरी 3 है। 2 डाई मैथिल, समझ में आ रहा है? अगर आपने बोल दिया 2 मैथिल या 2 डाई मैथिल तो गलत हो जाए। 2 2 बार लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है कि दूसरे नंबर पर 2 मैथिल, तो उसकी पोजीशन 2 बार ही लिखना पड़ेगा। अब ये नियम नंबर कंप्लीट हो गया 1। अब दूसरा नियम है इसका, भैया ट्राई करना है भाई यूपीएससी। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिक्कत ये तुम देख लेते हो, यहाँ पे मत देखता, इसमें बना बताओ। देखिए 1 2 दूसरे नंबर पे, यहाँ से 1 2 3 3 पे आ रहा तो नंबरिंग यहाँ से सही मानी जाएगी। अरे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है, तो देखो ये यहाँ से करोगे तो 6 कार्बन है टोटल, तो भैया दूसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर मैथिल है, और यहाँ पे कितने पे है? 1 2 3 4, चौथे पे तो गधे 1 2 3 4, वो तो इधर का है, ये लिखा है 4 यहाँ का, तो ये कितने पे है? 2 2 4 2 4, और ये कौन सा? ये भी 4 है, तो 2 बार 4 पे है, 2 मैथिल है, तो 2 4 4 ट्राई आएगा, 3 हो गए मैथिल, ट्राई मैथिल, और ये 6 है, ये सही है देखो। और अगर नंबरिंग यहाँ से गलती से कर दी तो गलत बन जाएगा, तो दोनों याद रखना, गलत भी सही भी, और गलत नहीं रखना है, सही रखना है, गलत मत करना, ठीक है? नंबरिंग सही करना है। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हैं तथा 2 या 2 से ज्यादा है प्रतिस्थापी, तो नंबरिंग इस प्रकार की जाती है कि उसका योग जो है मिनिमम होना चाहिए। ये वाला है ये। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लोचा हो सकता है, कुछ नहीं होगा, ये तो सिंपल है भाई। नंबरिंग यहाँ प्रतिस्थापी यहाँ से करते हैं, कितना होगा? 2 पे मैथिल है और 4 कार्बन, कितना? इसका बनाओ 2 3 डाई है, 2 है, तो हो गया। अरे आ रहा है अगला, प्रतिस्थापी का नाम स्थिति सहायक मूल सबसे पहले, वो तो सब में लगाते आ रहे हैं, बताओ इसका। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कार्बन को शामिल नहीं किया, Cl है, तो कोष्टक वाला वो 2 है, पूर्व लग्न अनुलग्न चेंज होते हैं, तो क्लोरो वाला है, हाँ, तो 1 नंबर पर ये इसका प्रतिस्थापी अब यहाँ पे कौन है? Cl है, क्रियात्मक समूह तो है नहीं ये, तो 1 क्लोरो पहले आएगा स्थिति से, तो 1 क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 वाले कार्बन पे है ना Cl, तो 1 क्लोरो, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब ये वाला देखो, वे वाला बनाओ, ये तो आपको पता ही है, 2 से ज्यादा है, डाई ट्राई टेट्रा लगाना, बताओ इसको। अरे भैया OH लगा है क्रियात्मक समूह, नंबरिंग वहां से होगी जहां से क्रियात्मक समूह को भी न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो यहां से होगी इस साइड से। अब हाइड्रो OH है, OH में हाइड्रोजन का पूर्व लग्न होता है, ध्यान रखना उसमें, और अनुलग्न भी होता है, तो पूर्व लग्न भी लेंगे स्थिति सहित। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये प्रतिस्थापी आएगा, तो 2 2 डाई मैथिल क्या आएगा? अगर प्रतिस्थापी है तो फिर इसमें OH का हम अनुलग्न के लिए लगाएंगे, पूर्व लग्न नहीं आएगा, तो 2 2 डाई मैथिल और मैथ एथ प्रोप और OH, इसका अनुलग्न होता है ऑल। प्रोपेनॉल, ठीक है। अरे तो प्रतिस्थापी का ले लिया ना हमने, अगर प्रतिस्थापी नहीं होता तो फिर लेते, फिर हाइड्रोक्सी लिखते अपन। अगला है ये वाला, मैं बता चुका हूं, वो वही है वर्णमाला क्रम, एथिल का ई पहले आता है मैथिल के एम से, तो एथिल वाला को पहले लिखना। अब लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। देखिए भैया यहाँ पे ध्यान रखना, नंबरिंग कहाँ से होगी? न्यूनतम अंक देना है, वो जब वो सेम पोजीशन पे थे तब हो रहा था, ध्यान रखना।
अब यहाँ पर नंबरिंग तो यहाँ से कर देंगे, लेकिन लेंगे एथिल का ई पहले आता है तो वर्णमाला क्रम इसमें लगेगा भाई। नंबरिंग तो हमको कोई सा भी प्रतिस्थापी जो पहले पढ़े वहां से कर दो। पहले कौन पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है, कम से कम अंक देना। नंबरिंग यहाँ से सही मानी जाएगी, यहाँ से गलत हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे है, लेकिन लिखाएगा पहले कौन? वर्णमाला क्रम के हिसाब से पहले ये लिखाएगा। पोजीशन साइड कौन से नंबर पे है? 4 एथिल, फिर 3 मैथिल और 8 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। समझ में आ रहा है? नियम नंबर 6 है, कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग इस प्रकार करते हैं कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। एक तो प्रतिस्थापी अगर है तो प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, अगर प्रतिस्थापी नहीं है उसकी जगह पर अगर क्रियात्मक समूह है तो फिर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग वहां से की जाती है, ठीक है। और अगर दोनों ही हैं तो उसमें जो पहले है, जिसका नंबर पहले आ रहा है, मतलब नंबरिंग में कम नंबर मिल रहा है, उसको वहां से कर देते हैं। हाँ, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 है थे। एक अगर कार्बन श्रृंखला में शामिल करेंगे तो पूर्व लग्न नहीं होता, अनुलग्न आएगा, और अगर नहीं करते तो अलग है। तो दोनों को हम बता देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप इसको शामिल कर रहे हो कार्बन को, तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं? तो 5 हो गए कार्बन, तो पेंट शब्द यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर पेंट ओइक अनुलग्न क्या लगता है? शामिल करते तो पूर्व लग्न तो होता नहीं है, ओइक लगता है, तो ये पेंट ओइक लग गया। क्या लग गया? और अम्ल समूह तो था ही, प्रतिस्थापी होता ही नहीं है इसका जब कार्बन को लेते हैं। कार्बन श्रृंखला में 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह, देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखिए, अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो फिर वो जो चार्ट में जो पहले आएगा उसको लेंगे, वो लेकर वरीयता क्रम बोलते हैं। 2 क्रम होते हैं, एक वर्णमाला, एक वरीयता। वरीयता मतलब उस सारणी में पहले कौन है, और वर्णमाला आप जानते हो अल्फाबेटिकल पहले कौन आता है। अरे याद रख लोगे? हाँ, तो उसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अगर 2 ज्यादा है तो जो ऊपर है प्रेफरेंस में उसको मुख्य मान लेंगे, और जो बाकी का बचा उसको प्रतिस्थापी काउंट कर लेंगे। अरे 2 हैं, अगर अम्ल है और एल्कोहल है तो पहले कौन आएगा वरीयता क्रम में? अम्ल आएगा, तो अम्ल को मुख्य मान लेंगे और एल्कोहल को प्रतिस्थापी मान लेंगे, और प्रतिस्थापी मानेंगे तो फिर यहाँ हाइड्रोक्सी लगाएंगे पूर्व लग। समझ में आ रहा है? तो देखो अभी ये वाला है, इसमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें 2 हैं, OH भी है और CHO भी है। ये एल्डिहाइड है और ये OH है। इन दोनों में पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ है? एल्डिहाइड है। अरे एल्डिहाइड और OH में कौन पहले आता है? हाँ, तो पहली बात तो ये नंबरिंग न्यूनतम अंक इसको मिल रहे हैं तो पहले तो यहीं से कर देंगे। अब जब काउंटिंग हो गई तो नाम में पहले कौन है इसको मुख्य मानेंगे, क्योंकि ये पहले आता है ना वरीयता क्रम में, ये बाद में आता है, तो इसको प्रतिस्थापी काउंट कर लेंगे। तो प्रतिस्थापी को स्थिति सहित मूल शब्द लिखते हैं। तो कौन से नंबर पर है? OH 3 नंबर पर है। तो OH जो होता है उसका पूर्व लग्न आएगा यहाँ पे, तो 3 OH नहीं आएगा। OH के लिए पूर्व लग्न क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे इसके लिए, 3 हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है? 4 के लिए क्या शब्द आएगा? ब्यूटेन। और ये जो एल्डिहाइड है इसका लग जाएगा अनुलग्न एल, तो ब्यूटेनएल क्या लगेगा? समझ में आ रहा है? आखिरी का लास्ट नंबर है 8, नियम नंबर 8। कार्बन युक्त कार्बन समूह को मुख्य कार्बन, हाँ, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह अगर है तो उसमें क्या करना है? कार्बन को हमको एनी हाउ कंडीशन में मुख्य कार्बन श्रृंखला में उसके कार्बन को लेना ही लेना है। जैसे कि इसमें लिया था, इसमें क्रियात्मक समूह में कार्बन था तो उसको हमको लेना ही लेना था। कोशिश यही करना है कि उसको शामिल ही किया जाए, तब यूपीएससी ज्यादा सही माना जाए। तो ये 8वां नियम कहता है कि अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह कोई है तो उसके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करना जरूरी है या कंपलसरी है, अनिवार्य है। फिर चाहे फिर सीरीज ही छोटी बन जाए अगर है तो। अरे अगर OH है तो उसमें कार्बन है ही नहीं, तो फिर लंबी से लंबी बनाओ। अगर मान लो COOH है, CHO है, कार्बन वाले हैं, तो फिर उसको शामिल कर लो, चाहे फिर सीरीज छोटी क्यों ना बन जाए। जी कर इसमें समझ में आ जाएगा आपको। आप अगर देख रहे होंगे तो अगर आप चाहते तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाना होता है ना, तो वैसे तो ये बनती, क्योंकि ये 2 कार्बन और शामिल हो जाते, लेकिन इसमें अब कार्बन वाला हमारा क्रियात्मक समूह है। तो 8वां नियम ये कह रहा है कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको शामिल करना जरूरी है, चाहे फिर वो सीरीज छोटी बन जाए। तो इसको लेना पड़ रहा है, इसलिए हमको यहाँ सीरीज लंबी नहीं करी हमने, भले छोटी बन गई लेकिन इसको लेना कंपलसरी है। नियम ये कहता है 8वां। अरे समझ पा रहा है इस चीज को? अगर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है तो उसको शामिल करना मस्ट है, कंपलसरी है, चाहे फिर सीरीज ही छोटी बन जाए। अगर ये नहीं होता, मान लो OH होता, तो फिर हम इसको सीरीज को यहाँ पे काउंट करते।
हेलो, आ रहा है? तो इसका यूपीएससी बनाइए भैया, नंबरिंग कहां से होगी, इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। 1 2 3 4 प्रतिस्थापी हो गए ये, कौन कहलाएगा? प्रतिस्थाप। स्थिति सहित मूल शब्द से पहले, स्थिति क्या है? दूसरे नंबर कार्बन पे कौन है? ये एथिल है, कौन है? तो 2 एथिल, कौन है? कार्बन कितने? 4। तो मूल शब्द क्या आएगा? ब्यूट। और ये इसका एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का अनुलग्न एल, ब्यूटेनॉल। क्लियर है? क्रियात्मक समूह के आधार पर अनुलग्न लगेगा, ठीक है। अब यहां तक ही ठीक है कि ज्यादा हो जाएगा? यहीं तक ठीक है। कल हम और भी पढ़ेंगे।